आपने कहा कि हम आपको यहाँ की नागरिकता देंगे, आप यहाँ की सफाई करिए। महामारी से बहुत लोगों को बीमार हो गए, वो बेचारे गरीब, 1957 में देश की क्या हालत थी, उन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया, कहा कि आप यहीं रहिए, वो रहने लगे। लेकिन आप झूठ और मक्कारी में इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग जम्मू कश्मीर में आज ये दावा करते हैं, और महात्मा गांधी को मुझे नहीं पता 1946 में जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भारत विभाजन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर मुझे कहीं हिंदू मुस्लिम की रोशनी नजर आती है तो जम्मू कश्मीर में नजर आती है। बापू, मुझे पता नहीं आप चश्मा लगाए थे या नहीं लगाए थे, आज पूरे भारत में सिर्फ हिंदुओं का सबसे ज्यादा कत्लेआम ऑफिशियली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली अगर कहीं हो रहा है तो वो सिर्फ एक राज्य है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। इसलिए क्या बापू भी उस पॉलिटिक्स का शिकार थे कि 1947 में जो घटना घटी थी वो तो पूरे देश ने देखी कि कैसे कबायलियों के रूप में लोग आए, क्या लूटपाट हुई, कैसे मारा गया, और 1947 में क्या हाल हुआ वो सबको पता है। लेकिन तब भी उनको रोशनी नजर आई। उसी जम्मू कश्मीर के अंदर 1957 के अंदर जो 200 जो वाल्मीकि को लाया गया, हम जैसे लोगों को अपनी पत्रकारिता के दौरान जब ये पता चला कि ये जो 200 लोग आए थे भाई, ये कहाँ रहते हैं, हमको सिर्फ इतना ही पता था। हम जब उनसे मिलने गए तो उनके खानदान में एक लड़की जिसका नाम सीमा गिल है, 22 साल की बच्ची थी, वो हमसे मिली। तब पता हमको चला कि जम्मू कश्मीर राज्य में वो कोई पिछले 4-5 उनकी पीढ़ी है, 57 से 2.5 लाख उनकी गिनती है। उनसे वादा किया गया कि हम आपको नागरिकता देंगे, तो उस वक्त शायद नागरिकता का उनको इतना बोध भी नहीं था, ना तो उन्होंने उस पर कोई सवाल किया। लेकिन मैं उन लोगों की जो हिंदुस्तान में कहते हैं गंगा जमुना तहजीब है, जिनको कश्मीर में कुछ और चाहिए, निज़ाम मुस्तफ़ा, और दिल्ली में सेकुलरिज्म चाहिए, मैं उन लोगों की पोल खोलना चाहता हूं आपके सामने। वो सीमा गिल नाम की लड़की दिल्ली से, वहाँ से जम्मू से बाहर गई, बॉम्बे में पढ़ लिख के आई, और जब उसने राज्य की एक वैकेंसी निकली तो उसने अप्लाई किया। जब उसने अप्लाई किया तो एक सिंपल से क्लर्क ने उससे पूछा कि आपका पीआरसी कहाँ है। पीआरसी का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। वो लड़की चौंकी, उसने कहा कि मुझे तो पता नहीं कि कोई पीआरसी भी चीज़ होती है, मुझे तो किसी ने बताया नहीं। लिहाजा जब उसकी इंक्वायरी की तो पता ये चला कि मीर साहब, जिनके नाम के आगे मोहम्मद लिखा था और जो तब निज़ाम मुस्तफ़ा बसाना चाहते थे और आज भी उनकी औलाद निज़ाम मुस्तफ़ा बचाना चाहती हैं, वो उस वक्त झूठ बोल के चले गए, उनके बारे में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं गया। यहां तक भी मुझे लगता है कि मुझे कोई बहुत शिकायत नहीं है, मेरी शिकायत इससे ज़्यादा है, आगे है। 1957 में जब ये लागू किया गया तो जम्मू कश्मीर में उस वक्त के लोग कितने शातिर थे कि 35 एक ला करके आपने 7.5 लाख लोगों को नागरिकता से वंचित कर दिया। वो 70 साल से जम्मू कश्मीर राज्य की सड़कों पे कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं, उनके पास कोई माई बाप नहीं है, उनके लिए देश में कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता। वहां तक तो ठीक था, लेकिन आपने क्या किया कि इन 200 वाल्मीकियों को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जम्मू कश्मीर के संविधान में, और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने क्या काम किया, उसने ये करा कि ये जो 200 लोग आए हैं वो इतना खतरनाक है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, जो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको खत्म किया जा सकता है। इतनी सरकारें हमने देखी, एक्स्ट्रा सेकुलर सरकारें देखी और राष्ट्रवादी सरकारें देखी, लेकिन एक छोटी सी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें ये लिख के गए हैं, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये कहता है कि ये जो 200 लोग थे, इनके बच्चे राज्य में पढ़ें, जो पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, लेकिन राज्य में पढ़ाई तो ये एमबीबीएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में इन्हें नौकरी सिर्फ भंगी की मिलेगी। ये इस देश को नहीं पता। जो लोग पूरे देश में जय भीम और जय मीम की बात करते हैं, वो जिन्ना साहब जिन्होंने कहा कि मुस्लिम दलित भाई भाई, वो मंडल साहब को लेके गए थे। आप सब जानते हैं पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल, जो मुस्लिम लीग का था बंगाल से, उसको लेके गए, उसने संविधान लिखा। और जब उसी आदमी ने, क्योंकि जिन्ना साहब तो चले गए थे, जब उसी आदमी ने लियाकत अली खान से कहा, जो मेरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए थे, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, जब उनसे कहा कि आपके मुल्क में 12% दलित हैं, रोज रेप होता है, रोज उनको उठाया जाता है, तो ये कहा गया कि ऐसा है
कि आपको जिन्ना साहब लाए थे, जिन्ना साहब आप चले गए, बेहतर है आप चले जाएं। वो जोगिंदर नाथ मंडल जो दलित मुस्लिम भाई भाई के नारे पे पाकिस्तान चले गए थे, इसी भारत में लौटे। और जो लोग यहाँ युवा बैठे हुए हैं, जो लोग मोबाइल को समझते हैं, ज़रा गूगल करिए और जोगिंदर नाथ मंडल के उस इस्तीफे को पढ़ लीजिए। जो जो उन्होंने लिखा है, आज के उन दलित लीडरों को उस बात का जवाब देना चाहिए कि जो फ्रॉड उस ज़माने दलित मुस्लिम पे हुआ, आधुनिक भारत में 2019 में वो जय भीम और जय मीम के नाम से हो रहा है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर से लेकर के मायावती तक मेरे 26 साल के इस कैरियर के अंदर मैंने इस धारा के बारे में कभी सुगबुगाहट नहीं सुनी कि क्या जम्मू कश्मीर राज्य जो भारत के टैक्स पेयर की मनी से चलता है, भारत के संविधान से ऊपर नहीं है। किसी लीडर ने आपको यह बात नहीं बताई कि आपने अपने संविधान में प्रोविजन करके ये कहा कि ये दलित, इसका बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, 50 नस्लें भी आ जाएंगी, वो जम्मू कश्मीर में सिर्फ हमारी गंदगी उठा सकती हैं, इसके अलावा उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ये संवैधानिक तौर पे इस देश में हुआ है, कोई नहीं बोला। और इसीलिए वो ये कह रही है, इसीलिए वो आज ये कह रही है कि अगर ये आपने हटा दिया तो पाकिस्तान, कश्मीर जो है वो भारत से अलग हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो इतनी नाजायज डिमांड को बनाए रखने के लिए देश को तोड़ने पे आमदा हैं भाई। लेकिन इस देश में कहीं एक दलित बेचारा किसी कारण से मर जाता है, किसी कारण से फांसी लगा लेता है, वो किन कारण होते हैं मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन पूरा राष्ट्र रोने लगता है, दलितों की चिंता हो जाने लगती है, सेनाएं जाने लगती हैं, लोग संविधान में संशोधन की बात करने लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट आगे आ जाती है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, देश के नेताओं ने नहीं बोला, मायावती जैसे ने, प्रकाश अंबेडकर जैसे दलित लोगों ने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया। भाई अगर उन्होंने नहीं उठाया तो आपने क्यों नहीं उठाया? आपने क्यों नहीं उठाया? इस पे चर्चा क्यों नहीं की कि क्या दुनिया में कोई संविधान, बुरे से बुरा देश का भी आप देख लें, क्या कोई संविधान मेरे पैदा होने से पहले मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, वो संविधान ये कह दे कि आपके बच्चे सिर्फ दलित बन सकते हैं, हमारी गंदगी को अपने सर पे मैला ढो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बनने का उनको यहां इजाजत नहीं है, और ये देश चुप्पी साध ले। बड़े बड़े रिटायर्ड जज हैं, कोई बोलता नहीं, कोई लीगल नहीं बोलता। हम लोगों ने बोलना शुरू किया तो महज 4 साल में हमारा एक साथी हमसे किस तरह छीना गया है उसको मैं यहाँ वर्णन नहीं करना चाहता। हमको थ्रेट देते हैं, ठीक है, दे ले थ्रेट, कोई दिक्कत नहीं। हमने भी देखा कितनी थ्रेट देते हो भाई तुम, हम भी देते हैं, तुम्हारी माँ ने कितना दूध पिलाया तुमको भाई। हम भी इस बात के लिए चैलेंज है कि हम जम्मू कश्मीर में नहीं, इस धारा को ख़त्म होगा जब तक हम जैसे लोग मौजूद रहेंगे, आप जैसे लोग मौजूद रहेंगे। ये धारा हर हालत में ख़त्म होगी। इसमें अगर मगर तो हो सकता है, कुछ देर तो हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट टाल सकती है। मेरा दावा है इस कोर्ट के बारे में, मेरा दावा है, उसकी मैंने इतनी स्टडी की है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी चाले, सरकार कुछ भी चाले, ये धारा इस देश में रह नहीं सकती। सिर्फ डिले ज़रूर हो सकती है जो मेरे हाथ में नहीं है। जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस्लाम का ठेकेदार है, इस्लाम के नाम पर जहां भी कुछ होता है वो तो बात ठीक करता है कि कुरान मजीद जो है, अगर आपने कुरान पढ़ा हो तो कुरान के अंदर नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं है। कुरान नेशन को नहीं मानता है, कुरान किसी बाउंड्री के अंदर नहीं बंधा हुआ है। कुरान के हिसाब से अगर कोई मुसलमान मंगल ग्रह पे भी रह रहा है, ये कुरान को कोड करके कह रहा हूं मैं, दुनिया में जहां कहीं कोई मुसलमान रह रहा है, उस मुसलमान के प्रति, उस मुसलमान का दर्द, उसकी तकलीफ हर उस मुसलमान की है जो दुनिया में दूसरी जगह रह रहा है। लेकिन अजीब व गरीब बात है कि आप इस कमाल की बात देखिए, 2 घटनाओं से मैं इस फ्रॉड को, इस नरेटिव को डैमेज करना चाहता हूं, डिमोलिश करना चाहता हूं। एक संगठन है, आप सबने सुना होगा, इस्लामिक देशों का एक संगठन है, जिसमें अभी अभी भारत की वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा सुषमा स्वराज जी को स्पेशल गेस्ट बुलाया था जब ये बालाकोट का मामला था। ये कहा गया कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन देशों में एक रेजोल्यूशन रखा जाता है, और ये शायद मुझे इसलिए पता है कि
हमारा जो पड़ोसी है उनके साथ 12 साल गुजारे हैं मैंने। जब जब उस संगठन जो इस्लामिक देशों का है, जो 57 देश हैं, जब उसके अंदर ये बात आती है कि चाइना के अंदर एक उगिर नाम का स्टेट है जहां मुसलमानों को ऑफिशियली चाइना की प्रॉब्लम हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है। चाइना के अंदर किसी को पॉलिटिकल करेक्ट नहीं होना, वो 1000 साल से आगे की सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वोट लेने के लिए वोट बैंक के लिए आप इनको आज माइनॉरिटी कैरेक्टर दे दो, एएमयू का जो पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ है, आप आज एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दो, कल इनको कंप्यूटर बांट दो। वो उस ग्रंथि से ग्रस्त नहीं है। उसमें ऑफिशियली कहा गया है कि मोहम्मद नाम किसी का नहीं रखा जाएगा, दाढ़ी आपकी छोटी होनी चाहिए, रोज़ा आधे घंटे का नहीं, 8 घंटे का नहीं, 5 घंटे का होगा, 5 वक्त अजान नहीं होगी, लाउड स्पीकर नहीं होगा, मस्जिदें अरब की तरह नहीं बनेंगी। ये ऑफिशियली जारी है। और जो मिलेगा, जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, जो इसका उल्लंघन करेगा, उस पर कोई केस वेस नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ केस वेस नहीं होता है भाई हमारी तरह कि हम केस करेंगे फिर 200 साल तक लड़ेंगे। उनके यहाँ वो केस में भेज देते हैं, उसको चला जाता है वो केस में। वो पाकिस्तान जब जब इस्लामिक देशों के बीच में उस रेजोल्यूशन को रखा जाता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो भी ठेका बहुत लिए हुए इस्लामिक देशों का, और हमारे देश में भी बड़े सारे लोगों को इस्लाम का ठेका लेके सर पे घूम रहे हैं। वो जब रेजोल्यूशन आता है चाइना के खिलाफ, अकेला पाकिस्तान होता है, पूरे 57 इस्लामिक देशों में अकेला पाकिस्तान होता है जो उस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट देता है। कोई मुसलमान देश उससे नहीं पूछता। ये भारत के मुनाफिक मक्कार मुसलमान नहीं पूछते भाई कि फ़लस्तीन के अंदर अगर इजराइल की गोली से वो मुसलमान जो पत्थर मार रहा है उसकी फौज के ऊपर, उसकी गोली से मरने वाले मुसलमान के लिए तो भारत के मुसलमान भारत की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर कर देते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि आप इजराइल से संबंध नहीं रख सकते, आप इजराइल से संबंध रखेंगे तो सार्वजनिक नहीं कर सकते। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि भारत की सरकारों ने 25 साल पहले इजराइल से संबंध रखे लेकिन सार्वजनिक नहीं किया, इसको छुपा के रखा, पब्लिकली बताए नहीं गए, भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं गया? तो आप भारत की विदेश नीति पे दबाव डाल देते हैं और भारत की कमजोर, लाचार और सेकुलर सरकारें उस बात को मान लेती हैं। तो जो मुसलमान फलस्तीन के ऊपर गोली चलने से तड़पने लगता है, भारत की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर देता है, उस मुसलमान की चुप्पी जो गाजीपुर से, मेरठ से, आगरा से, बरेली से, जौनपुर से जो मुसलमान 1947 में पाकिस्तान गए थे, आज भी वो मुसलमान उसी कराची शहर जहां मेरा ऑफिस है, उसी कराची में रहते हैं, आज भी दोयम दर्जे के नागरिक माने जाते हैं। और आज़ादी से लेके अब तक 27,000 मुहाजिर कहते हैं शरणार्थियों को, हम हिंदी में कहते हैं शरणार्थी, उर्दू में कहते हैं मुहाजिर, उनको वहाँ मुहाजिर बोला जाता है। उनकी जो पार्टी है MQM, उसका नाम भी है मुहाजिर कौमी पार्टी, अब उसको मुत्तहिदा कौमी पार्टी रखा गया है। 27,000 हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमानों पे आज तक यकीन नहीं किया गया। आप यकीन करिए, यह आपका मामला है। 27,000 मुसलमानों का कत्ल पाकिस्तान की सेना ने पिछले 50 साल में किया। नाम मक्कार हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये मेरा गुस्सा है कि मुसलमानों, तुम बताओ, तुमने हिंदुस्तान के अंदर कोई धरना प्रदर्शन किया? क्या पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने कभी धरना दिया कि तुम्हारे सगे संबंधियों को मारा गया, तुम इस पे चुप्पी बनाए बैठे रहे, लेकिन फलस्तीन में किसी मुसलमान के गोली चल जाने पे तुम्हारे अंदर तड़पन होती है, तो 27,000 मुसलमानों के कत्ल के ऊपर तुम चुप क्यों बैठे रहे? यह मक्कारी है कि नहीं है? इस पे क्यों नहीं मुसलमान बोलता है? इसलिए मैं कह रहा हूं, यह सेलेक्टिव मामला है। पाकिस्तान चाइना के खिलाफ आने वाले रेजोल्यूशन को इसलिए रोकता है कि वो भारत के खिलाफ जैश-ए मोहम्मद का चीफ अजहर मसूद को UNO में बार बार वीटो करके रोकता है कि यह आतंकवादी नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नहीं है। और भारत के जितने भी प्रमाण देने के बाद, लगातार भारत प्रमाण देता है, चाइना एग्री नहीं करता है कि भारत में आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है। लेकिन वही लोग जो चाइना को अपना दुश्मन मानते थे,
वही लोग जो रशा को अपना दुश्मन मानते हैं। आखिर भारत में ये कैसा नापाक गठजोड़ है कि इस देश में माओवादियों का और जिहादी मुसलमानों का गठजोड़ है। ये टेलीविजन पे भी लेफ्ट के साथ बैठ के नजर आता है, ये चाइना पे खामोशी नजर आती है। यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी एक भी चाइना के खिलाफ रेजोल्यूशन पास नहीं किया, लेकिन यही मुसलमान किसी उत्तर प्रदेश के एक शहर में किसी गलतफहमी के तहत या किसी ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत भी मैं मानता हूँ, लेकिन उस क्राइम को जस्टिफाई कभी नहीं मैं करता। कुछ लोगों ने एक मुसलमान की हत्या कर दी। उस मुसलमान की हत्या पूरे देश में नहीं, यूएनओ तक खबर पहुंच गई उसकी, यूएनओ तक पहुंचा दिया आपने खबर। लेकिन इस देश में 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मस्जिदों से सहारा लेकर के नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा करके अल्लाह अकबर कहना होगा, जम्मू कश्मीर में रहना होगा। वो पीढ़ी अभी जिंदा है, कई दोस्त मेरे मौजूद हैं। रात में 50-50 अजानें दी गईं और कहा गया कि जल्दी से जल्दी कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़ दें, हमें कश्मीर चाहिए कश्मीरी पंडित मर्दों के बगैर और कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ। ये नारे लगाए गए। कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी जिसका इस्तेमाल ना किया गया हो। ये बात अलग है कि भारत सरकार ने, भारत की पार्लियामेंट ने 1988 में एक कानून पास किया। उस कानून का नाम था मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, जो पूरे देश में लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। लेकिन 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को ऑर्गेनाइज तरीके से मारा गया, बता के मारा गया। चौराहों पे जब आपने मारा और मोटरसाइकिल से चक्कर काटे और कहा गया कि इस टीकालाल टपरू को जिसको मारा गया, जो सबसे बड़ा वहां का इंटेलेक्चुअल था, उसको पानी जो देगा उसका भी हश्र ये कर देंगे। कोई सरकार, कोई अब्दुल्ला, कोई मुफ्ती के दिल के अंदर कोई पसीजा नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि ये कश्मीरियत नहीं है, ये जमहूरियत है भाई, ये इंसानियत के खिलाफ है, नहीं कहा। लेकिन इससे बड़ी बात इस देश को मैं समझता हूं कि जानने की जरूरत है। जरा याद कीजिए जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये 19 जनवरी 1990 की घटना है। लेकिन 8 दिसंबर 89 में भारत में किसकी सरकार थी? भारत की मरकज में, केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। और बड़ा आरोप लगता था भारत के हिंदुओं के ऊपर, भारत के सिस्टम के ऊपर, भारत की राजनीतिक दलों के ऊपर, इवन सेकुलर पार्टियों के ऊपर भी आरोप लगता था कि आपने भारत के मुसलमान के ऊपर आप यकीन नहीं करते हैं, आपको भारत के मुसलमान के ऊपर डर और शक है, और यही वजह है कि भारत में तमाम मिनिस्टर्स बने लेकिन भारत के अंदर होम मिनिस्टर कभी आपने मुसलमान नहीं बनाया। ये मैं सुनता रहा हूं। 8 दिसंबर 1989 को भारत के अंदर पहला मुस्लिम गृह मंत्री बना ये मुनाफिक, जो कश्मीर में सुबह से लेकर शाम तक देश को चैलेंज कर रही है। इसके वालिद का नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। 8 दिसंबर को वो मुख्यमंत्री बनता है। 8 दिसंबर 1989 को, और 19 जनवरी 1990 में ऐसा क्या हो गया भाई? और इस देश का जागरूक नागरिक, इस देश की बड़ी पैनी नज़र रखने वाला मीडिया ने ये सवाल नहीं पूछा कि कौन से हालात ऐसे पैदा हो गए 8 दिसंबर से लेके 19 जनवरी के बीच में कि 5 लाख हिंदुओं को धर्म के नाम पे, हिंदू होने के कारण आपने मारा, काटा, बलात्कार किया, हजारों लोगों को मारा आपने, बच्चों को 3-3 साल के बच्चों को आपने हवा में फैल के मारा। और एक घटना है जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है कि एक लड़का जिसको एक टीचर ने 5वीं क्लास से 10वीं क्लास में पढ़ाया, उसी टीचर ने उसे 12th में पढ़ाया, वो उसी पड़ोस में रहता था, वो ग्रेजुएट कर चुका था, उसी लड़के ने उस टीचर का बलात्कार किया और मार दिया। ये मानसिकता है भाई,
लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, भारत के किसी राज्य में किसी ने गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछा कि जिस राज्य से तुम आते हो आखिर क्या तुमने इसको रोकने के लिए किया। आज तक इस पे सवाल नहीं पूछा। आज उसकी बेटी जम्मू कश्मीर को धमकी दे रही है, भारत को धमकी दे रही है कि अगर 370 और 35 पे हटाया गया तो हम भारत से अलग हो जाएंगे, और अगर ये ऐसा रहा तो ये भारत कश्मीर फ़लस्तीन हो जाएगा और यहाँ की फौज जो है वो ऑक्यूपेशनल फौज कहलाएगी। हमने किन लोगों को आगे बढ़ाया है भाई? तो जो गलती 89 में हुई वो अगर 2019 में भी हो रही है तो इसमें किसकी गलती है भाई? किसको आप दोष देंगे? लेकिन कमाल की बात देखिए, कमिटमेंट, क्योंकि मिल्लत के प्रति कमिटमेंट ज्यादा है, कौम के प्रति नहीं है। मिल्लत के प्रति कमिटमेंट यह है कि उसी महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने अपनी बेटी को किडनैप कराया। ये सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है भाई। वो किडनैप हुई नहीं थी क्योंकि कुछ आतंकवादियों को छोड़ना था। वो जहां छुपी हुई थी सबको पता था, खुद मुफ्ती साहब को पता था। आपने जिनको छोड़ा वो पाकिस्तान के अंदर खूनखार आतंकवादी बैठे हुए हैं। आपको छोड़ना था, आपको प्ली लेनी थी, और वहाँ से नीचे तक की डेट डालें तो कभी ग़ुलाम नबी आज़ाद का भांजा गायब हो रहा है, कभी सैफुद्दीन सोज साहब के घर में से कोई गायब हो जाता है, और ताज्जुब ये था कि सब मिल भी जाते थे जैसे 24 आतंकवादी छोड़े जाते थे। तो क्या मैं ये न मानूं कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक लोग, वहाँ की व्यवस्था, सबने आतंकवादियों को ताकत दी है, सबने आतंकवादियों के साथ दिया है, अलग अलग चेहरों से, अलग अलग मुखौटों से। अब हम ये उम्मीद करते हैं महबूबा मुफ्ती से कि वो राष्ट्र की बात करेगी, हम उमर अब्दुल्ला से उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्र की बात करेंगे। आप किन सांपों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो सांपों को आप दूध पिलाएंगे तो वो आपके अपने हो जाएंगे? ये बात अलग है कि आप नाग पंचमी में भी सांप को दूध पिलाते हैं, आपकी सभ्यता है, लेकिन ऐसे सांपों को आपने दूध पिलाया है जो आपको डसने के लिए बैठे हुए हैं। कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, आप गलतफहमी के शिकार हैं कि कश्मीर आपके पास है। आपकी रिट नहीं चलती जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में फौजी जान बचाने के लिए अगर कोई एक्शन करता है तो उस पर कोर्ट मार्शल हो जाता है। जम्मू कश्मीर को जरा सी बात पे आपके देश को थ्रेट देता है। जम्मू कश्मीर की वजीर आला ये तय करती है कि भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर यह ट्रेंड चलेगा तो कल ममता कहेंगी कि बांग्लादेश से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और फिर तमिलनाडु कहेगा कि श्रीलंका से बात करनी चाहिए। तो फिर तो ये फ्री फॉल ऑल है। फिर भारत में केंद्र सरकार की जरूरत क्या है? फिर तो हर आदमी का अपना राजनीतिक स्वार्थ है, वो कहेगा इससे बात करो, इससे बात नहीं करो। ये परपाटी गलत डाली है, लेकिन वो परपाटी अब टूट रही है। मैं आपको मुबारकबाद देने इसलिए भी आया हूं कि गलती से जाने अनजाने में हो सकता है कुछ लोग बटन कहीं और दबाना चाहते हों, गलती से दब गया आपसे। उस बटन दबने के बाद जो जिन बाहर आया है उससे बहुत सारे जिना के चाहने वाले लोगों को दुश्वारी हो गई है। इसलिए जो जिस जगह बैठा हुआ है, जो जिसके पास जो शक्ति है, अपनी उस पूरी शक्ति का इस्तेमाल करें। मैं 70 साल के और 80 साल के जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ इनसे इतना ही चाहता हूं कि जब आज का 22 साल का लड़का आपके पास आए तो आप उससे कहिए, उसे सच बताइए। बस उससे पॉलिटिकली करेक्ट होने की उम्मीद मत कीजिए। आज के युवा को सच बता दीजिए। ये जो पूरी देश भर में इतने सारे लोग सुन रहे हैं, इतना सारा रिएक्शन है पूरे देश के अंदर, ये कोई कारण है कि पहली बार वो सच सुन रहे हैं, और जो सच उनको इतिहास में मिल रहा है और जो उनके दिल को लग रहा है। इसीलिए लोग लगातार पूरे देश में, यहाँ जीडी बख्शी आज कहीं हैं, RSN सिंह कहीं हैं, सुशील पंडित कहीं हैं, गौरव आर्या कहीं हैं, पूरे देश में लोग जा रहे हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग उनको सुन रहे हैं, क्योंकि पहली बार उनको लगता है कि कोई सच बात बता रहा है। इसलिए वो लोग बाहर आ रहे हैं। मेरी आप बुजुर्गों से दरख्वास्त है कि सच बात बताएं, जो हुआ है वो बता दें, जो नहीं हुआ है इस डर से कि हमारी पीढ़ी बिगड़ जाएगी। माफ़ कीजिएगा, इस डर से 70 साल में 7 पीढ़ियां बिगड़ गई। अगली पीढ़ी को सच बता दीजिए ताकि आने वाला भारत सच्चा भारत हो, ईमानदार भारत हो। अपने कंट्राडिक्शंस को, अपने कन्फ्यूजन को दूर कीजिए।
आप हर देवी देवता की पूजा करते हैं, यहाँ से लेकर कामाख्या देवी तक। आप शारदा देवी नहीं गए, मैं गया। बलूचिस्तान में जो देवी हैं मैं वहाँ गया। सब जगह मैं एक ही बात कॉमन पाता हूँ। ये बात अलग है कि मेरा जीवन ऐसी जगह था जहाँ मैं पैदा हुआ, ना वहाँ कोई मंदिर था ना कोई और था, वहाँ मस्जिद थी, वहाँ नमाज अजान मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था, हम सब लोग वहीं रहे। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा, कोई देवी ऐसी है जिसके हाथ में हथियार ना हो? कोई देवी ऐसी है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग सब पूजा करने वाले लोग हैं, कोई देवी ऐसी है जिसके हाथ में हथियार ना हो? 5 हाथ होंगे, 6 हाथ होंगे, 8 हाथ होंगे, गुलाब का फूल होगा, कमल का फूल होगा, आखिर में कुछ ना कुछ तो होगा। आप सब लोग पूजा करते हैं, शास्त्र की पूजा करते हैं, लेकिन जब भगवान को हथियार उठाना पड़ गया तो आप क्या चीज़ है? लेकिन आप शास्त्र की पूजा भी नहीं करते, शस्त्र की पूजा करते हैं, लेकिन जब घटना बढ़ जाती है तो आप लठियाँ चलाते हैं। अरे भाई, डंडे की पूजा थोड़ी की थी आपने, जिसकी पूजा की थी कम से कम वो चलाइए। और इस गलत फहमी में मत रहिए। क्या आप 5000 साल पुरानी सभ्यता है, ये गलत फहमी तो नहीं है, लेकिन 5000 साल पुरानी सभ्यता के हथियार से आज के आतंकवाद का मुकाबला नहीं हो सकता। आपको सीना तान के खड़ा होना पड़ेगा। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो आतंकवाद की घटना कर रहे हैं वो तो क्लियर है माइंड में, लेकिन जो आपके बीच में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक आतंकवाद की घटना होती है, तत्काल हमारे यहाँ दोपहर तक एक नैरेटिव बन जाता है। देखिए, ये अफजल गुरु जो था ना, ये हालात का मारा हुआ था बेचारा। ये जो वानी था ना जिसने हत्या की थी, ये बेसिकली ही इज ए पुअर बॉय ऑफ ए पुअर हेडमास्टर। ये जो लोग हैं, आप बुजुर्गों से मेरी सिर्फ एक ही बात है कि इस देश में हथियारों से जो हथियार उठा रहे हैं उनका मुकाबला करने के लिए आपके पास व्यवस्था है, आपके युवा भी तैयार हो रहे हैं। मेरे बुजुर्गों से सिर्फ इतना कहना है कि इस देश में बौद्धिक आतंकवाद बहुत खतरनाक चीज़ है, जो तरह तरह के तर्कों के साथ आतंकवाद को जस्टिफाई करता है, जो कश्मीर में इसको कहता है कि देखिए साहब, ये बेरोजगार लोग हैं, ये भटके हुए लोग हैं, इसलिए AK-47 चला रहे हैं। अल्लाह करे कि पूरे देश का हिंदू भटक जाए, एक बार भटक तो जाए भाई। वो जिस दिन भटकेगा, महबूबा मुफ्ती कश्मीर में बयान दे करके, कश्मीर का जो इलाका है उसमें आप सबको पता है कि 65% इलाका जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख का है। आपने कोई आतंकवादी घटना सुनी आज तक कि लेह लद्दाख में के अंदर कोई आतंकवादी घटना हो गई? 65% इलाका भूगोलिक कह रहा हूँ, और 20% इलाका जम्मू का है। जम्मू में आए दिन घटनाएं सुनते हैं क्या? वहाँ बुरहान वानी क्यों नहीं पैदा होता? जो जम्मू कश्मीर के अंदर वैली है, जिसे आप कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, उसका भूगोलिक इलाका मात्र 15% है, और जो टोटल पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, उसकी मात्र 7% पॉपुलेशन उस वैली में रहती है, जिन्हें आज़ादी चाहिए।